गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी क्लास 10th और क्लास 12th का सीबीएसई का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। एंड कंग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। और जो अच्छा स्कोर नहीं भी कर पाए तो आगे उनके लिए बहुत सारे फील्ड्स आएंगे जहाँ पे वो अच्छा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो मायूस नहीं होइएगा। और जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरेस्ट था एसएसटी में, सोशल साइंस में, उन्होंने सोचा होगा कि ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप आर्ट्स से बहुत सारे फील्ड में जा सकते हो। मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगी कि आर्ट्स में क्या क्या फील्ड आता है, क्या क्या गोल्स आप अचीव कर सकते हो। और आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब आपको सोसाइटी से कनेक्ट करेगा और रियल लाइफ से आप अपने आप से कनेक्ट करोगे। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलता है ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में। तो जो भी बच्चे ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं वो मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। मैं क्लास 11th और 12th का पूरा अच्छे से आर्ट्स का पूरा कंटेंट डालूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। आज हम शुरू करेंगे और इनफैक्ट आज हम ख़त्म करेंगे एक चैप्टर 2 पॉलिटिकल थ्योरी, क्लास 11th का पॉलिटिकल थ्योरी का जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 इक्वालिटी आज हम ख़त्म करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि इक्वालिटी क्यों मैटर करता है, क्योंकि सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, इस वजह से इक्वालिटी मैटर्स करता है। असमानता है इसलिए हमें समानता ज़रूरी है। और हम पढ़े हैं कि नेचुरल इनइक्वालिटीज़ क्या होता है, सोशल इनइक्वालिटीज़ क्या होता है। उसके बाद हम पढ़े कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्यों देनी चाहिए, क्या होता है, ये सब हम समझ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। तो कितने टाइप की इक्वालिटी होता है, तो हम 3 टाइप की इक्वालिटी पढ़ेंगे। पहला है पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब कि पॉलिटिकल लाइफ में हमें लोगों को इक्वालिटी देना है, समानता देना है। इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी स्फेयर में हमें समानता देना है और सोशल मतलब सोसाइटी में देना है लोगों को इक्वालिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब कि जो सिटीजन्स है, जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी नागरिक हैं इस भारत देश में, सबको इक्वल सिटीजनशिप मिलना चाहिए, इक्वल समान नागरिकता मिलना चाहिए, कुछ राइट्स मिलना चाहिए, जैसे कि सबको राइट टू वोट मिलना चाहिए। हमारे इंडिया में क्या है, 18th प्लस जितने भी अडल्ट है 18th प्लस उनको राइट टू वोट है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा जो वोट है वो एक काउंट होता है और कोई एक मिनिस्टर है तो उसका अगर वोट है तो वो 2 काउंट होता है, ऐसा नहीं। सबके एक ही काउंट होते हैं। वन मैन वन वोट मतलब कि सबको राइट टू वोट है, सबको समान अधिकार है। सबको एक्सप्रेस करने का अधिकार है कि लोग कुछ भी स्पीच दे सकते हैं, अपनी बातों को बाहर तक एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो जो रिच लोग हैं बस वही एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो राइट टू एक्सप्रेशन है हम लोग के पास। बिलीफ है कि हमें सोचने का, हमें श्रद्धा रखने का अपना एक राइट है। और राइट टू मूवमेंट एंड एसोसिएशन है। एसोसिएशन मतलब क्या होता है कि ग्रुप बनाना। हमारे पास राइट टू मूवमेंट है कि हम कहीं भी जाके ग्रुप बना सकते हैं, कहीं भी मूवमेंट चला सकते हैं, कोई भी स्ट्राइक शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारे पास राइट टू मूवमेंट है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। ये सब क्या है, लीगल राइट्स है। ये सब लीगल राइट्स। और ये हमें कौन देता है, ये हमें राइट टू वोट और एक्सप्रेस करने का, कुछ भी बात कहने का, राइट टू स्पीच, बिलीफ, ये हमें कौन देता है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ बुक है जो इंडिया का, वो हमें क्या करता है, वो हमें राइट्स देता है, हमें कोई और राइट्स नहीं देता। हमारे जितने भी राइट्स है, जितने भी अधिकार है, वो कहाँ से मिलती है, वो सब हमें संविधान से मिलती है। और हमें कौन देता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद देता है। पर फिर भी हमें इतने सारे राइट्स मिले गए हैं, हमें बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स मिला गया है। जैसे कि हम कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन, हम भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, पर एक सर्टेन एज होता है। तुम भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, तो हम सब इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, आप सब इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो ये सब लीगल राइट्स है। लेकिन इतने सारे राइट्स, इतने सारी इक्वालिटी, सबको इक्वल ट्रीट करने के बावजूद सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्यों है। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें इतना ज़्यादा राइट्स देता है तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी आज भी एग्जिस्ट क्यों है। क्योंकि इसके पीछे कारण है कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं देते हैं। राइट्स तो दे देते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको समझाती हूँ। पर्सन ए और पर्सन बी है, ठीक है। तो पर्सन ए को राइट, दोनों को राइट से इक्वल वोट का, लेकिन जहाँ पे वोटिंग है वो बहुत दूर है, ठीक है। जहाँ पे वोटिंग सेंटर है, जहाँ पे जाकर वोट देना है, वो बहुत दूर है। और एक रिच है और एक पुअर है। ये तो अपनी गाड़ी के साथ चला जाएगा, ये अपनी गाड़ी के साथ चला जाएगा, वोट देकर आ जाएगा। लेकिन जो पुअर है उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं इतना दूर मैं जाऊँ कैसे, तो ये वोट नहीं दे सकता है। तो हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करते। इस वजह से जो राइट्स होते हैं वो कुछ लोग अपने राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी देना है कि वो भी अपने राइट्स को एंजॉय कर सके। तो पहला है पॉलिटिकल इक्वालिटी। इसमें आप लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि पॉलिटिकल स्फेयर में क्या क्या राइट्स दिया गया। राइट टू वोट, एक्सप्रेशन, राइट टू बिलीव, राइट टू मूवमेंट, कहीं भी मूव कर सकते हैं। आपका मन है दिल्ली जाने का, आप दिल्ली जाइए। आपका मन है केरला जाने का, आप केरला जाइए। या फिर कोई भी ग्रुप बनाने का आपके पास राइट है। और पॉलिटिकल पार्टी बनाने का राइट है। तो ये हो गया पॉलिटिकल इक्वालिटी।
लेकिन सिर्फ अगर आप लोगों को दे देंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी तो ये एनफ है? नहीं, ये तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल राइट्स दे दिए तो बस हो गया, इंसान एकदम संपन्न हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल राइट्स ज़रूरी है पर उतना भी ज़रूरी नहीं है। पॉलिटिकल राइट्स के साथ-साथ इकोनॉमिक राइट और सोशल राइट भी ज़रूरी है, सोशल इक्वालिटी भी ज़रूरी है। तो अब हम समझेंगे सोशल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी हम समझ चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सोशल इक्वालिटी। तो सोशल ये वर्ड किससे आता है? सोशल एक सोसाइटी से आता है, ठीक है ना? सोसाइटी में लोगों को क्या चाहिए? हेल्थ, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, एक सोसाइटी में, एक समाज में जितने भी लोग रहते हैं, उनको एडिक्वेट हेल्थ केयर चाहिए, सैनिटेशन, गुड एजुकेशन चाहिए, सबसे मेन होता है एजुकेशन। फिर बेसिक नीड्स में फूड आ जाता है, फिर मिनिमम वेजेस चाहिए, मतलब जो लोग जो काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको मिनिमम वेजेस चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा काम करवा रहा है, वेजेस कम है, ठीक है? इसीलिए ये सब बेसिक नीड्स है। सोसाइटी में हमें ये सब लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। अगर हम गुड एजुकेशन देंगे सबको, अगर एक अमीर स्टूडेंट है और एक गरीब स्टूडेंट है, दोनों को अगर हम इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो दोनों तो एक स्टेज पे पहुंच सकता है ना। तो एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ से इनइक्वालिटी को कम किया जा सकता है। तो देखिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल इक्वालिटी दे दिए लोगों को कि आपके पास राइट टू वोट है, लेकिन अगर किसी को पता नहीं कि वोट कैसे करते हैं, किसी के पास एजुकेशन नहीं, किसी के पास खाना नहीं है, तो वो खाना नहीं है उसके पास, वो खाना नहीं खाएगा और वोट देने के लिए जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके पास बेसिक राइट्स होने चाहिए, बेसिक जो नीड्स है वो होना चाहिए। अगर उसके पास घर नहीं है, उसके पास मिनिमम वेजेस नहीं है, हेल्थ उसका अच्छा नहीं है, तो क्या पॉलिटिकल स्फेयर में वो जाके पार्टिसिपेट कर पाएगा? नो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर उसके पास बेसिक नीड्स नहीं होंगे तो वो जाके पॉलिटिकल इक्वालिटी कभी इंजॉय नहीं कर सकता है। इसीलिए कि पहले हमें, अगर जब तक हम सोशल इक्वालिटी लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक पॉलिटिकल इक्वालिटी का कोई अहमियत नहीं है। लोगों को गुड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, सोसाइटी में फूड प्रोवाइड करेंगे, तब जाकर लोग जाकर पॉलिटिकल इक्वालिटी को एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है? पर हम कहते हैं कि सोसाइटी में हमें इक्वल ट्रीट करना है, एक बॉय और एक गर्ल है, दोनों को इक्वल ट्रीट करना है, फीमेल और मेल को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज भी सोसाइटी में कस्टम्स और जितने भी कल्चर है वो ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी बहुत सारी वुमेन हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का बिल्कुल राइट नहीं है। बहुत सारे घरों में जो लड़के होते हैं उनको प्रॉपर्टी दिया जाता है, जो लड़कियाँ होती हैं उनको प्रॉपर्टी नहीं दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज जो हिंदू राइट बना हुआ है, हिंदू लॉ, उसके तहत क्या है कि आज जो लड़का है या जो लड़की है, यानी कि जो बेटा है या जो बेटी है, दोनों को एकदम इक्वल प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, दोनों का हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कस्टम्स के वजह से, बहुत सारे सोसाइटी में कास्ट के वजह से होता है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही है। लेकिन हमें क्या करना है, वो सबको चेंज करना है, हमें चेंज चाहिए। तो सोशल इक्वालिटी कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं? लोगों को बेसिक नीड्स देकर ना। पॉलिटिकल इक्वालिटी हम दे दिए, सोशल इक्वालिटी दे दिए, पैसा नहीं है लोगों के पास, लोग गरीब है, पोवर्टी है, तो क्या करेंगे? इकोनॉमिक इक्वालिटी इज़ एज वेल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो क्या है, लोगों के बीच में बिग डिफरेंस है। मतलब दो लोग हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। आज भी हम देखते हैं कि ग्लोबल लेवल में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 40% जो गरीब है वो 5% इनकम यूज़ करते हैं। पूरे ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में 40% जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ 5% इनकम यूज़ करते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड में 10% जो रिच लोग हैं वो 54% इनकम यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना गैप है अमीर और गरीब के बीच में। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो हम कैसे मेज़र करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम कैसे मेज़र करते हैं कि कौन से देश में ज़्यादा गरीबी है और कौन से देश में ज़्यादा, मतलब गरीबी और किस देश में ज़्यादा है। तो पहले हम गैप के डिफरेंस से कि अमीर कितने लोग हैं, अमीर कितने हैं और गरीब कितने हैं, उस गैप से कि कितना दोनों के बीच में डिफरेंस है, उस गैप से हम जान सकते हैं। और दूसरा है बिलो पॉवर्टी लाइन। एक मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि किसी भी देश में डिफाइन कर दिया गया है कि जो भी लोग हैं वो अगर पूरे एनुअल इनकम, यानी कि पूरे साल का इनकम उसका अगर 2 लाख हुआ, ठीक है, ये लाइन हो गया पॉवर्टी लाइन, पूरे साल का इनकम 2 लाख हुआ। जो लोग इस पॉवर्टी लाइन के ऊपर हुए वो रिच हुए, जो भी इस पॉवर्टी लाइन के नीचे हुआ वो गरीब हुआ। तो ये बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर इससे जो नीचे हुआ वो गरीब है, वो पुअर है, उस देश में ज़्यादा पॉवर्टी है। इससे हम जान सकते हैं, और गैप डिफरेंस से हम जान सकते हैं ना। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को सबसे करना चाहिए कि जो गैप है, जो अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है, उसे क्या करना चाहिए? इम्प्रूव करना चाहिए, उसे कम करना चाहिए। वो कैसे करेगा? गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करके, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, हेल्प प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट नहीं पूरा कर पा रहा है। जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट
पुअरर। लेकिन गैप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहा है। आज भी इंडिया में अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। इस वजह से क्या होता है, वायलेंस होता है, क्राइम होता है। जो गरीब लोग हैं वो कुछ काम नहीं कर पाते, उनके पास पैसा नहीं होता तो वो चोरी करने पे उतर जाते हैं, किसी का मर्डर करने पे उतर जाते हैं, वायलेंस करते हैं, लड़ाई करते हैं, क्योंकि वो गरीब है, उनको खाना चाहिए पर उनके पास पैसा नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें इसे रिफॉर्म करना है। हमें एक सोसाइटी को इगालिटेरियन सोसाइटी बनाना है। इगालिटेरियन मतलब एक इक्वल सोसाइटी बनाना है। हमें एक ऐसा सोसाइटी बनाना है जहाँ ना ज़्यादा अमीर और गरीब में गैप हो। हाँ, गैप तो हमेशा रहेगा, दिस इज़ अ रियलिटी कि अमीर और गरीब होंगे, लेकिन ज़्यादा गैप होना भी बिल्कुल सही नहीं है। तो हमें क्या करना है, इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड करना है, इकोनॉमिक स्फेयर में, फिर सोशल स्फेयर में सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड करना है, और हमें पॉलिटिकल स्फेयर में पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करना है लोगों को। नाउ फेमिनिज्म। अब हम समझते हैं फेमिनिज्म। आप इस बात पे ध्यान देना है कि आप 11th क्लास में पहुंच चुके हो। अब जो भी वर्ड में लास्ट में ISM होगा, इज़म, तो आप समझ जाना है कि वो एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, वो एक आइडियोलॉजी है। तो फेमिनिज्म भी एक आइडियोलॉजी है। फेमिनिज्म उन लोगों को कहेंगे हम फेमिनिस्ट। फेमिनिज्म मतलब होता क्या है, द बिलीफ दैट वुमेन शुड हैव सम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी एज मैन। ऐसा बिलीफ, ऐसा सोच, ऐसा विश्वास होना चाहिए। एक लोग होते हैं वो ऐसा विश्वास रखते हैं कि जो मैन है और जो विमेन है, मतलब जो मेल है फीमेल है, उन दोनों को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, सेम अधिकार मिलना चाहिए, सेम मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेल को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए और फीमेल को बिल्कुल नहीं। तो जो लोग इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, मेल और फीमेल की इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, उन्हें हम फेमिनिस्ट कहते हैं। ओके। पर आज फेमिनिस्ट को लोग गलत रॉन्ग वे में यूज़ करते हैं कि फेमिनिस्ट उनको कहते हैं जो गर्ल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं। बिल्कुल नहीं, फेमिनिस्ट उनको कहते हैं जो मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस ना करे, दोनों को इक्वल राइट्स देना चाहिए। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि पैट्रियार्कल सोसाइटी था हमारे पास, मतलब पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान सोसाइटी, समाज, जहाँ पे जो मेल होता था वो डोमिनेट करता था फीमेल के ऊपर। ठीक है, जो फीमेल होती थी वो प्राइवेट डोमेस्टिक वर्क करती थी, मतलब घर को संभालती थी, बच्चों को संभालती थी, और जो मेल होता था वो बाहर जाके पब्लिक काम करता था, बाहर का काम संभालता था। तो ये सोसाइटी में बन चुका था कि जो गर्ल्स है, जो फीमेल है, वो घर के काम करने के लिए है, और जो मेल्स है वो बाहर के काम करने के लिए। और मेल हमेशा फीमेल के ऊपर डोमिनेट करता था, हुक्म चलाता था। ये चीज़ को ख़त्म कर दिया गया और फेमिनिज्म एक आइडियोलॉजी लाया गया जहाँ पे ये बिलीफ रखते हैं लोग कि मेल और फीमेल को इक्वल ट्रीट और इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए। ओके, उम्मीद करती हूँ समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मुझे DM कर सकते हो। मेरा ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। नाम हम पढ़ेंगे मार्क्सिज्म। ये भी एक आइडियोलॉजी है, मैंने आपको जैसे बताया। ISM आ जाएगा तो हो जाएगा आइडियोलॉजी, ISM हो जाएगा तो आइडियोलॉजी, और एक और आइडियोलॉजी पढ़ेंगे लिबरलिज्म। तो अभी हम पढ़ेंगे मार्क्सिज्म, सोशलिज्म एंड लिबरलिज्म। अभी ये 3 आइडियोलॉजी को हम समझने वाले हैं। फेमिनिज्म आपको समझ में आ चुका है। ये जो थ्योरी है मार्क्सिज्म और ये थ्योरी है सोशलिज्म, इसको समझते हैं। ये लगभग कभी कभी एक साथ यूज़ किया जाता है मार्क्सिज्म और सोशलिज्म को, लेकिन दोनों का बहुत मीनिंग डिफरेंट है। मैं आपको समझाती हूँ। तो मार्क्सिज्म, ये कार्ल मार्क्स, एक जर्मन फिलोसोफर को हो या फिर पॉलिटिकल थिंकर को हो, जर्मनी के थे कार्ल मार्क्स, इन्होंने ये आइडियोलॉजी दिया है। ठीक है, जितने भी थिंकर्स होते हैं वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी देते हैं। तो कार्ल मार्क्स भी एक थिंकर थे, वो अपनी आइडियोलॉजी दिए हैं मार्क्सिज्म। इसमें इनका कहना है कि इक्वालिटी सोसाइटी में इस वजह से है, मतलब जो इक्वालिटी है, अनइक्वल लोग है, असमानता है, इसका मेन कारण है प्राइवेट ऑनरशिप। आज भी आप देखते होंगे कि जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री है, सरकार उसे प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं, प्राइवेट इंटरप्राइजेस को दे रहे हैं, प्राइवेट ऑनर्स को दे रहे हैं कि आप चलाइए। यानी कि सोसाइटी में जो भी मार्केट है, जो भी ऑनरशिप है, वो किसके पास है, प्राइवेट लोगों के पास है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। और इसके वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग वेल्दी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, और उनके पास बहुत पावर्स आ जाता है, वो पावरफुल हो जाते हैं। और वो इतना ज़्यादा प्राइवेट ऑनरशिप तक पहुँच चुका है। तो जब लोग पावरफुल हो जाते हैं तो पॉलिसीज़ में, मतलब यानी कि जो भी कंट्री में कोई भी पॉलिसीज़ और कोई भी लॉज या कानून में क्या करते हैं, अपना फ़ायदा देखने लगते हैं, अपना प्रॉफिट देखने लगते हैं लोग पॉलिसीज़ में। जैसे कि गवर्नमेंट लॉज बनाते हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट कोई लॉज बनाया जिससे प्रॉब्लम हो रहा है इन प्राइवेट ऑनरशिप लोगों को, जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है वेल्दी अमीर लोगों को, तो वो ये क्या करते हैं, उस पॉलिसीज़ को बदलवा देते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है। उस लॉज को, कुछ कानून बनाते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो ये क्या करते हैं, उस कानून को ही बदल देते हैं। ये अपना फ़ायदा देखते हैं। तो वेल्दी लोग क्या करते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, अपने तरीके से पॉलिसीज़ और लॉज में अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। इस वजह से क्या होता है, सोसाइटी में और इनक्वालिटी आता है, और पब्लिक के कंट्रोल में कुछ नहीं होता। सब किसके कंट्रोल में होता है, प्राइवेट लोगों के कंट्रोल में होता है, और गवर्नमेंट भी ज़्यादा इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करते हैं इन पे। तो मार्क्सिज्म, मतलब कार्ल मार्क्स जी का कहना था कि जितने भी इनइक्वालिटी है, जितने भी असमानता है, यानी कि सोसाइटी में
असमानता है सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक स्फेयर में, पॉलिटिकल स्फेयर में, लीगल स्फेयर में। तो सबका जड़ क्या है? इकोनॉमी। जड़ मतलब कि रूट कहाँ पे? इकोनॉमी। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इकोनॉमी के स्फेयर में इक्वल ट्रीटमेंट देना है। तो मार्क्सिस्ट उनको कहेंगे जो मार्क्सिज्म पे यकीन करते हैं, और सोशलिस्ट उनको कहेंगे जो सोशलिज्म पे यकीन करते हैं। तो पहले हम मार्क्सिज्म को समझ गए, अब हम सोशलिज्म को समझते हैं। मार्क्सिज्म मतलब कि क्या होता है कि कुछ भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगा, सब कुछ किसके हाथ में होगा? प्राइवेट लोगों के हाथ में होगा। इसे हम कैपिटलिज्म भी कहते हैं। जो सोसाइटी है, मतलब यानी कि जो मार्केट है और जो लॉज है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो किसके अंडर में होता है? जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो होता है जब प्राइवेट लोगों के अंडर में, उसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं। ये आप अपने क्लास 12th में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो क्या है, मार्क्सिज्म में जितना भी होता है प्रॉपर्टी, जितना भी होते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, एंटरप्राइजेज, वो होता है प्राइवेट लोगों में। लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है? सोशलिज्म में क्या होता है? कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ सोसाइटी होता है। यानी कि जो भी मार्केट है, जो भी इंडस्ट्रीज़ है, और जो भी इकोनॉमी का जितना भी वर्क है, वो कौन संभालेगा? सोसाइटी में सब लोग मिलकर संभालेंगे। सोशलिज्म मतलब होता है क्या है? सोशलिज्म मतलब यानी कि सोसाइटी वर्ड से आया है। तो जो ऑनरशिप होगा, वो ऑनर कौन होगा? सोसाइटी के कलेक्टिव लोग होंगे, सोसाइटी में कुछ लोग होंगे, और गवर्नमेंट का इसमें रोल बहुत कम होगा। इससे क्या होगा? इनका कहना था, सोशलिस्ट लोगों का कहना था, जो सोशलिज्म पे यकीन करते हैं, कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है, जो मार्केट है, वो जो लोग हैं, जो सिटीजन्स है, उनको संभालना चाहिए। और इससे क्या होगा? इनइक्वालिटी कम होगा, और हम क्या करेंगे? जो लोग हैं वो खुद प्रोड्यूस करेंगे और खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल। जो लोग हैं वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो लोग हैं वो कलेक्टिव ऑनरशिप वह खुद है, तो वो क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट भी बहुत जस्ट तरीके से करेंगे। सोशलिस्ट लोगों का ये कहना था। इनका कहना था कि गवर्नमेंट होना चाहिए, पर मार्क्सिज्म में ये था कि मार्क्सिज्म में क्या था? गवर्नमेंट नहीं है, सब कुछ प्राइवेट ऑनरशिप में। लेकिन सोशलिज्म में ये एक डिफरेंस है कि सोशलिज्म में गवर्नमेंट है, और सब कौन? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सिर्फ रेगुलेशंस करना चाहिए, यानी कि रेगुलेट करना चाहिए इन सब चीज़ों को, प्लानिंग करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन रूल नहीं करना चाहिए। यानी कि ऑनरशिप लोगों के पास हो, जो मार्केट का ऑनरशिप हो वो लोगों के पास हो, लेकिन जो प्लानिंग है, जो कंट्रोल है, वो क्या करे? गवर्नमेंट करे। वो क्या करे? लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। तो ये था मार्क्सिज्म और सोशलिज्म। लेकिन मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फील करते थे, ऐसा सोचते थे कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ये प्रोवाइड करता है अदर इनइक्वालिटी को। यानी कि सोशल इनइक्वालिटी है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है। इसका कारण क्या है? इसका मेन कॉज क्या है? इसका मेन कॉज है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जो अमीर और गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, ये इसका मेन कारण है। तो हमें इसे टैकल करने के लिए, हमें इसे ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है? लोगों को अपॉर्चुनिटी देना है, और जो रिसोर्स है उसमें पब्लिक का कंट्रोल हो। यानी कि ना ही गवर्नमेंट का कंट्रोल हो रिसोर्स में, जो भी रिसोर्स है, ना ही प्राइवेट लोगों के पास हो, कुछ लोगों के पास, गिन चुन के 4 लोगों के पास नहीं होना चाहिए। सारा कंट्रोल पब्लिक कंट्रोल होना चाहिए। ये था मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट का सोच। इनका सोच था कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होना चाहिए, और जो लोग हैं उनका कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए, और जो लोग हैं वो खुद प्रोड्यूस करेंगे और खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जस्ट तरीके से। तो ये था मार्क्सिज्म और ये था सोशलिज्म। तो एक हमारे थिंकर है, इंडियन थिंकर है, राम मनोहर लोहिया। ये हमारे इंडियन थिंकर है, ये एक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है। ये दिए थे 5 काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी दिए थे। 5 तरह के इनइक्वालिटी होते हैं सोसाइटी में, जैसे कि मेन और वुमेन के बीच में, यानी कि पुरुष और महिलाओं के बीच में, कास्ट के बीच में, तुम्हारा कास्ट अलग है, मेरा कास्ट अलग, इनइक्वालिटी होता है। स्किन कलर के बीच में, कि तुम फेयर हो, मैं डार्क, तुम्हें डार्क हूँ, इसके बेसिस में होता है। इकोनॉमिक स्फेयर में होता है, कोई गरीब है, कोई गरीब, कोई अमीर है। और कॉलोनियल रूल की वजह से, कि कॉलोनियल रूल जब आया था, कि कॉलोनियल रूल में जो रूल कर रहे थे वो लोग अमीर थे, वो अलग थे और हम अलग थे, इनइक्वालिटी था लोगों के बीच में। तो इनका कहना है कि 5 हमारे पास इनइक्वालिटी है। इन 5 इनइक्वालिटी के लिए हम एक साथ कोई एक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो इतनी अलग अलग इनइक्वालिटीज़ है उसके लिए सॉल्यूशन एक ही है, नहीं। सॉल्यूशन सारे इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन अलग है। यानी कि मेन और वुमेन में इनइक्वालिटी है, असमानता है, तो इसका सॉल्यूशन अलग ढूंढो, आंसर अलग से हम लोग इसको रेवोल्यूशन करेंगे। कास्ट बेस्ड है, उसका अलग से रेवोल्यूशन होगा, इकोनॉमिक में अलग। इनका कहना था सब अलग अलग रेवोल्यूशन से ही ये सब ठीक हो सकता है। और एक 2 रेवोल्यूशन और जोड़े थे, कि रेवोल्यूशन सिविल लिबर्टी, यानी कि जो प्राइवेट लोग हैं वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्रोच करते हैं, उसे हमें हटाना, इसलिए रेवोल्यूशन करना है। और रेवोल्यूशन नॉन वायलेंस, हमें इस तरह से रेवोल्यूशन करना है कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, हम वेपन्स को यूज़ नहीं करेंगे। तो इनका कहना था कि बहुत तरह का प्रॉब्लम है और हमारे पास 7 सॉल्यूशन है। उसी को ये कहते थे 7 रेवोल्यूशन को सप्त करनी। इनका एक आइडियल था सप्त करनी, किनका? राम मनोहर लोहिया का। ये एक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर था। तो आपके 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है कि ये जो सप्त करनी आइडियल है, वो जो आइडिया है, ये फिलॉसफी है, वो किन थिंकर का है? तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का। इनका कहना था कि इनइक्वालिटी का रूट क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, जो गैप है अमीर और गरीब के बीच में, ये सबसे मेन कारण है कि सोसाइटी में असमानता है।
सो हम समझे कि इकोनॉमिक इक्वालिटी हम कैसे प्रोवाइड करेंगे लोगों को, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, हम थ्योरीज़ को समझे कि फेमिनिज़्म क्या होता है, मार्क्सिज़्म क्या होता है, सोशलिज़्म क्या होता है। अब हम वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया तो हम थर्ड पार्ट लाएँगे और उसमें हम लिबरलिज़्म को समझेंगे और 2 एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, स्टे ट्यून्ड।